स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और आज इस क्लब में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी और डीडी शर्मा जी। आप दोनों का ही स्वागत है और काफी सारे दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आवाज इन्वेस्टर क्लब में अपने आप को जाकर रजिस्टर कराया और उसके बाद यहाँ पर इस मुंबई के स्टूडियो में हमारे बीच पहुंचे हुए। चलिए सीधे इन्हीं के पास चलते हैं। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। 15 निफ्टी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, इंडिगो जैसे आईपीओ खुलने वाले हैं। क्या करना चाहिए आपको, इन सब में सब पर बात करेंगे अगले आधे घंटे तक लगातार। सीधे चलते हैं हितेश जी के पास। हितेश जी बताइए क्या करते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं सर? आई वर्किंग एज SAP consultant in IT industry. I have one suggestion and two questions. बताइए सर। सजेशन इज ये प्रोग्राम जो आपका आधे घंटे की बजाय 1 घंटे की रखा करे और ब्रेक फ्री रखा करे। ओके। एंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये UTI बैंक था मैंने शेयर खरीदे थे ऑलमोस्ट 10 years, नाउ इट इज एक्सिस बैंक, लेकिन अभी तक डिविडेंड तो अच्छा आता रहा है, अभी तक उन्होंने कोई बोनस इशू नहीं किया अभी तक। इन बिटवीन मेरे इन्फोसिस के भी तभी लेते तब तक 4 बार बोनस आ चुके हैं इन्फोसिस के। ओके, तो आपको इन्फोसिस ने बोनस से काफी खुश किया है, लेकिन आप कह रहे हैं लेकिन एक्सिस बैंक का प्रदर्शन तो काफी अच्छा है। बोनस शेयर आज तक इशू नहीं हुआ है, इसका क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या बैंक वगैरह में बोनस शेयर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ खास तो कुछ नहीं है, पर देखिए थ्योरेटिकली स्पीकिंग बोनस के चलते शेयर प्राइस में कोई ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली मार्केट में होता है और देखा गया हमेशा होता है। तो एज ए शेयर होल्डर आप जनरल मीटिंग अटेंड करिए और मैनेजमेंट से दरखास्त करिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि बोनस दिया जाए, जरूर आप करिए, पर कोई ऐसा कोई वजह नहीं है जिस वजह से वो नहीं दे सकते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, बैंक का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी ये उम्मीद है परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो शायद बोनस देने की गुंजाइश रहेगी आने वाले दिनों में। हर्षद जी भी आपका एक सवाल और है क्या? मेरा सवाल अजंता फार्मा के ऊपर है जी। तो उसका भी मेरे पास शेयर है, ओरिजिनल शेयर है, IPO से लिए हुए हैं, स्प्लिट होके हुए, तो उसका फ्यूचर क्या है? इसे होल्ड करके रखें उसको या फिर स्विच और करें? सर ट्रैक करते हैं अजंता फार्मा का शेयर? देखिए अजंता फार्मा अब मैंने ट्रैक करना छोड़ दिया है क्योंकि बहुत एग्रेसिव वैल्यूएशन हो चुके हैं और बहुत अच्छे रिटर्न ऑलरेडी मेरे ख्याल से इनको मिल चुके हैं जी। और वैसे रिटर्न अब आगे मिलने की उम्मीद मुझे नहीं लगती कि एक स्टॉक में हमेशा एक जब अगर अच्छी परफॉर्मेंस आती रहती है उसके बाद एक री रेटिंग होती है, तो वो री रेटिंग का और वो सारा प्रोसेस अब हो चुका है और अब फुल वैल्यूएशन पे है। तो मेरे ख्याल से अब आपको मॉडेस्ट रिटर्न जो 20-25% एनुअल है वो मिलने की आशा है। वो उसमें अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं तो वहां से प्रॉफिट बुक करके फिर ऐसी 4 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कीजिए इमर्जिंग में, जहां आपको कोई एक न एक इस तरह से मल्टीप्लाई करके पैसा दे। चलिए हमारे साथ हर्षद जी भी हैं। हर्षद जी बताइए, माइक आप तक पहुंच गया है, क्या जानना चाहते हैं? या मैं भी IT कंसल्टेंट हूँ, हितेश जैसे ही SAP में काम करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कजारिया सिरामिक्स है। मुझे ये पूछना है कि रियलिटी सेक्टर वैसे भी डूबा हुआ है, फिर भी लाइक आई अंडरस्टैंड समटाइम बैक यू सेड की कमेंटेड कि वो फ्रेश नहीं हो रहा तो रिनोवेट तो होता होगा। मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि यदि रिनोवेट हो रहा है तो कितने परसेंटेज उनको मिलता होगा कि उनका सेल इतना खास नहीं बढ़ रहा बट पी तो बढ़ के अब 35+ हो गया है और वो स्टॉक बस स्काई रॉकेट हो ही रहा है। तो आप कह रहे हैं रियल एस्टेट शेयर नहीं चल रहे हैं, लेकिन कजारिया सिरेमिक्स जैसे और दूसरे कंपनियां जो इस इंडस्ट्री सेक्टर में चल रही है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। अब ये 900 के करीब पहुंच गया है तो कब तक जाएगा वो? रियल एस्टेट में तो आपकी जो सेल होगी इंक्रीमेंटल कितनी है, ओवरऑल जितना हाउसिंग स्टॉक इंडिया में है उसके सामने इंक्रीमेंटल कितने फ्लैट ऐड होते हैं? हार्डली 1%। लेकिन जब ओवरऑल स्टॉक है उसका अगर 1% में भी रिनोवेशन होता है तो बहुत बड़ी डिमांड निकलती है। और जैसा मैंने पहले बताया कि मंदी में जब आप बाकी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर को जो एग्जिस्टिंग है उसको पुराने कोई नया दिखने के लिए रिनोवेट करा ले, तो हर जगह वो रिनोवेशन होता है। तो एक्चुअल में सिरेमिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है अभी। पीयर सेक्टर में इतना पी नहीं है जितना कजारिया नहीं। देखिए ये चीजें हमेशा शेयर बाजार में एक फैंसीनेस और क्रेजीनेस जब आती है ना, यही सेक्टर 10 साल पहले आपको कॉमोडिटी प्राइस पे मिलता था। बिल्कुल। और आज इसमें बहुत सारे, अब सारे नहीं बने लेकिन बहुत सारे प्लेयर ब्रांडेड हो गए, उनका डीलर नेटवर्क हो गया है, तो उनकी एक तरह से स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई है प्रोडक्ट की और अब ब्रांड की वैल्यूएशन के कारण आपके मार्जिन्स बेटर हो गए, तो उसके चलते री रेटिंग हुई है। और री रेटिंग अब कम या ज्यादा होती है वो डिपेंड करता है मार्केट के प्लेयर्स के ऊपर, जो लोग उसको लेते हैं। इवन इन्वेस्टर्स का प्रोफाइल भी मैटर करता है कि कैसे लोग ने इन्वेस्ट किया है, उसके बेसिस पे भी री रेटिंग। कब थमेगा? 900 तो पहुंच गया है, टारगेट क्या? आपको थमाने की क्या जरूरत है? अगर आप सेटिस्फाइड है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। चलिए एक और दर्शक है हमारे साथ इसी बीच, दीपक जी आप CA हैं, CS पढ़ रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नेक्स्ट वीक में 2 IPO आने वाले हैं, फेमस इंडिगो एंड SH केलकर। सो आई एम थिंकिंग इंडिगो का प्राइसिंग
seems much higher than other airline agencies. So what's your view? Should we invest on this? रिसर्च करके आए हैं यहाँ पर और जानना चाहते हैं। चलिए एसएच केलकर पर सर से राय लेते हैं, बताइए। देखिए कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी में भी निवेशक जैसे आप जानते हैं थे, और मैनेजमेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट का अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेंस है, तो आईपीओ के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से अच्छा लग रहा है। सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट है कि वैल्यूएशन जिस पे वो आईपीओ कर रहे हैं वो वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, तो अगर लंबी अवधि के लिए आप सोच रहे हैं तो जरूर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि एक साल के बाद आई थिंक अच्छा रिटर्न मिलेगा इवन इफ यू इन्वेस्ट एट करंट लेवल। पर आईपीओ लेवल पे अगर आपका जल्द एग्जिट करने की सोच रहे हैं, लेके बेचने का सोच रहे हैं, तो शायद थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो लिस्टिंग गेज शायद एसएच केलकर परफ्यूम वाली कंपनी में ना मिल पाए, लेकिन एयरलाइन कंपनी इंडिगो का आईपीओ भी अगले हफ्ते खुल रहा है, पूछना चाहते हैं पैसा लगाएं, ये भी महंगा है क्या? मेरे ख्याल से सिमिलर केस है। इंडिगो का जो आईपीओ का वैल्यूएशन आ रहा है वो भी काफी महंगा है, और अभी मैंने देखा है कि पिछले जैसे लास्ट आईपीओ जो जेट का आया था, वैसे तो मेरे ख्याल से वापस वो भाव ही टच नहीं कर पा रहे हैं मार्केट। हालांकि अभी सिचुएशन ओवरऑल अगर एविएशन की कहेंगे तो अच्छी है, बिकॉज ऑयल प्राइसेस नीचे है, और इकोनॉमिक रिकवरी अगर टेक ऑफ होती है तो न सिर्फ बिजनेस डिमांड बल्कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएंगे, तो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वैल्यूएशन आपको हमेशा देखना पड़ता है, क्योंकि ग्लोबली भी जो है एविएशन जो कंपनीज है उनके वैल्यूएशंस जो है अच्छे नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। तब लिस्टिंग के बाद अगेन क्या होगा, इमीडिएट लिस्टिंग गेन होएगा, मुझे डाउट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर अपनी इकोनॉमी ग्रो करती है तो डेफिनेटली एविएशन सेक्टर जो है एटलीस्ट इंडिया में अच्छा ग्रो करेगा। चलिए, तो ये रहा एसएच केलकर और इंडिगो के आईपीओ पर जो अगले हफ्ते खुलने वाले हैं। लेकिन लेते हैं इसी नोट पर ब्रेक। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि इस इन्वेस्टर क्लब में कैसे पहुंचे, तो रास्ता आसान है, AIC लिखिए, स्पेस दीजिए, लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लिखते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, और आज इस इन्वेस्टर क्लब में हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, DD शर्मा जी और सुदीप बंदोपाध्याय जी, और काफी सारे इन्वेस्टर्स मुंबई के इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे चलते हैं शाहरुख खान साहब के पास। नाम आपका जब हमने अपनी लिस्ट में देखा तो सब लोग एक्साइटेड हुए काफी, और आपसे मिलकर भी काफी हम उत्साहित हैं। बताइए क्या करते हैं आप? पढ़ रहे हैं और अब पैसा लगा रहे हैं शेयर बाजार में या लगा चुके हैं? नो सर, आई एम ए स्टूडेंट and my question is, I'm a new investor. I have not invested yet. Okay. So my question is, if in a short term, that is a 3 to 4 years, if I want to earn, what will be my preference? Whether I should invest in equity or a debt? इक्विटी में पैसा लगाया जाए या डेट में? बताइए शर्मा जी। देखिए, दो चीजें हैं। 3 से 4 साल का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन आपका रीजनेबल है तो उसको शॉर्ट टर्म नहीं कहा जा सकता, रीजनेबली अच्छा टाइम फ्रेम है। दूसरा, आप यंग हैं और अभी आपकी कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको डेट में बहुत लो रिटर्न के लिए क्यों इन्वेस्ट करें। आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए और इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। और रिस्क लेने का मतलब ये है कि वोलेटिलिटी की रिस्क इक्विटी मार्केट में ज्यादा है। अदरवाइज अगर आप जुडिशियस इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिविजुअली डायरेक्ट भी, और डायरेक्ट नहीं करना चाहें तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए 4 साल के लिए, तो आपको फार बेटर रिटर्न मिलेंगे डेट के सामने। चलिए, प्रथमेश जी भी हैं हमारे साथ। प्रथमेश जी, आप भी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं क्या? Yes, sir, I'm from IEIBS Academia. Yeah, sir, and I want to ask which sector I should invest, which sector with good maximum returns in the coming future. आगे जाकर कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे? मैं समझ रहा हूँ अतुल जी भी हमारे साथ मौजूद है। अतुल जी, आपका सवाल भी कुछ इसी तरह का था। मेरा सवाल ये है कि अगले 2 साल तक कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा रिटर्न्स मिले? कौन से सेक्टर्स यहाँ से अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे सुदीप जी? देखिए, इकोनॉमी अगर पिकअप करे तो हम लोगों को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आज तरह तरह की समस्याएं हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी दबाव में है। पर इसमें एक रिलेटेड सेक्टर है जहां पे हम लोग बहुत बुलिश हैं, वो है सीमेंट। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी चीज की बात करें तो सीमेंट बहुत जरूरी होता है। और जो स्मार्ट सिटीज की बात की जा रही है, रोड्स की बात की जा रही है, रियल एस्टेट की बात की जा रही है, सब जगह में सीमेंट लगता है। तो हम लोगों को लगता है कि आप सीमेंट पे जरूर ध्यान दें। सीमेंट क्षेत्र में बेहतरीन कंपनीज हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, टॉप वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, वहां पे आप जरूर निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सलाह यही दूंगा कि आप फार्मा क्षेत्र में भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनी है,
वर्ल्ड में जाने पहचाने कंपनी में या इंडियन कंपनीज, टॉप कंपनीज माना जाते हैं आज, और वहां वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच्ड है कुछ शेयर्स में पर्टिकुलरली, पर इसके बावजूद क्योंकि आपकी उम्र कम है, नजरिया लंबी अवधि का है, आप जरूर फार्मा में, दिग्गज फार्मा कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सीमेंट और फार्मा ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन जितेंद्र जी, आपका सवाल भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन बताइए क्या सवाल है। पहले तो हेमंत जी, आपका और CNBC टीवी का धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम सीधे एक्सपर्ट से अपनी राय जान सकें। धन्यवाद जितेंद्र। तो सर, मेरा सवाल यह है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कई विदेश दौरों पे गए और लगभग $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट FDI आने वाली है भारत में जी, तो उसका सीधा सीधा फायदा किस सेक्टर को होगा, और जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है उस सेक्टर में किस कंपनी में अभी निवेश किया जाए कि आगे अच्छे रिटर्न मिले? शर्मा जी बताइए, सीमेंट का नाम तो आपने बताया, और कोई सेक्टर्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? इनका क्वेश्चन है कि FDI कहाँ पहले आएगी और ज्यादा आएगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का फोकस और अट्रैक्शन का पॉइंट यही है, डिफेंस के अंदर सबसे पहले और सबसे ज्यादा FDI आया है। डिफेंस के अंदर बहुत पोटेंशियल है और डिफेंस के हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट होते हैं और बहुत महंगी कीमतों पर इंपोर्ट होते हैं। अगर डोमेस्टिक वो FDI का पैसा यहां आकर के इन्वेस्ट होगा तो डिफेंस की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और सेम पैसे में आप ज्यादा जो है चीजें डिफेंस के आइटम्स प्रोक्योर कर सकते हैं। तो डिफेंस रहेगा। डिफेंस के अंदर अभी तक जो सबसे बड़ी कंपनी जो डिफेंस में ऑपरेट कर रही है या ऐसा लग रहा है कि उसको सबसे बड़े ऑर्डर मिलेंगे, वो L&T है। तो L&T में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली आपको डिफेंस तो मिलता ही है, इसके अलावा सारे वर्टिकल्स मिलते हैं। एक्चुअल में हमारी L&T ऐसी कंपनी है जो पूरी इकोनॉमी की प्रॉक्सी है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, पावर है, एवरीथिंग, हर सेक्टर का आपको स्टेक जो है वो L&T के अंदर है। और L&T इतनी बड़ी कंपनी है कि मेरे ख्याल से बहुत सेफली उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और जब भी इनके अनाउंसमेंट डिफेंस के आने शुरू होंगे, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलने शुरू होंगे, जैसे 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, इस साइज के ऑर्डर्स मिलेंगे और तब आप देखेंगे कि स्टॉक आपको वंडरफुल रिटर्न देगा। टाइम होरिजन आप अपना 3 से 5 साल रखिए। ऑलराइट, चलिए, तो आपने सेक्टर पूछा, आपको स्टॉक भी बताया है L&T ये एक स्टॉक है जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। जितेंद्र जी, वक्त है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और अगर आप भी सोच रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब में कैसे पहुंचे, तो फोन उठाइए, लिखिए AIC DJ स्पेस, लिखिए इंटरेस्टेड, भेजिए 518185। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, और इस इन्वेस्टर क्लब में काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं। हमारे साथ सुदीप और DD शर्मा जी, हमारे दो खास मेहमान भी हैं। हिमांग के पास चलते हैं। हिमांग, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते हेमंत जी, मेरा सवाल है इन्फोसिस के बारे में जी। इन्फोसिस में थोड़ा निवेश करके रखा हुआ है, तो आगे चल के कितना, मतलब 1-2 साल दे सकता हूँ मैं? हाँ जी, तो रख सकते हैं कि फिर 1-2 साल का नजरिया आपका इन्फोसिस के ऊपर है। भंसाली जी हैं शायद आपका सवाल, बंसल जी हैं आपका सवाल, बंसीलाल जी हैं माफ कीजिएगा, आपका सवाल विप्रो के ऊपर है। हाँ जी, बताइए सर। हाँ सर, मेरा विप्रो 700 रुपये में लिया हुआ 1 बरस के करीब हो गया है जी, लेकिन शेयर कुछ चल नहीं रहा है। तो इसमें समझो 2 साल तक मैं रहना चाहता हूँ, तो क्या चलेगा नहीं चलेगा, क्या है? तो निकल जाना चाहिए। 2 IT कंपनियां, बताइए सर कैसी लगती है? देखिए, IT क्षेत्र में जो 2 कंपनी के जिक्र आप दोनों ने किया है, इन्फोसिस का नतीजा अच्छा था इस क्वार्टर में। मार्केट में थोड़ा निराशा था क्योंकि उनका फोरकास्ट जो था वो थोड़ा कंजर्वेटिव था, और विप्रो के भी नतीजे ठीक ठाक ही थे इस क्वार्टर में। तो हम लोगों को लगता है कि दोनों कंपनी, जिन 2 कंपनी का आपने जिक्र किया, इनका परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, फंडामेंटल परफॉर्मेंस जो कंपनी का है वो ठीक चल रहा है। पर समस्या इसमें यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, और दूसरी बात यह है कि करेंसी मूवमेंट, ग्लोबल करेंसी मूवमेंट जो हो रहा है, क्रॉस करेंसी, वहां के बहुत सारे हेडविंड्स हैं। तो ये कंपनी को संभालना पड़ेगा, बोथ इन्फोसिस और विप्रो दोनों को। करेंसी मैनेजमेंट, क्रॉस करेंसी, ये मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल हेडविंड्स को हैंडल करना पड़ेगा। आज भी यूरोप और US अगर आप कंसीडर करें तो 60 से 80% उनका बिजनेस यही सब जियोग्राफी से आता है। तो अगर यहाँ पे कुछ स्लोडाउन जैसा होता है तो उसका असर आएगा। पर हम लोगों को लगता है कि क्योंकि आप दोनों का नजरिया 2 साल के आसपास का है, तो हमको पर्टिकुलरली लगता है कि दोनों कंपनी में आपको निवेशित रहना चाहिए। ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी है, करेंसी के ऊपर दबाव है, पर ये सब का नतीजा नेगेटिव इंपैक्ट इन दोनों कंपनीज में सबसे कम आएगा। पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा आने की संभावना है, तो आप बेझिझक निवेशित रहिए। चलिए, तो घबराइए मत बंसीलाल जी। हमारे साथ अंशुल जैन भी हैं। अंशुल, बताइए आपका क्या सवाल है, आप क्या करते हैं? सर, अभी CACS हूँ।
हाँ जी बताइए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी दिवाली आने वाली है तो एक्चुअली गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो वेदर आई शुड गो फॉर अ गोल्ड स्कीम और अ गोल्ड ETF? ठीक है, बस तो गोल्ड में निवेश करने के तरीके जानना चाहते हैं, बताइए सर। मेरे ख्याल से देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गोल्ड में आप निवेश कर ही क्यों रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको अपने भी भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड एक डेड इन्वेस्टमेंट है, जहां अब और पर्टिकुलरली रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अगले 5 साल तक गोल्ड में आपको सेविंग अकाउंट जितना भी शायद रिटर्न मिल जाए तो आप खुश रहो, तो फिर बेटर है सेविंग अकाउंट में ही रख दो। अदरवाइज यू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल सेक्टर। अगर आपको इक्विटी से रिस्क लगती है तो डेट मार्केट में जमा पैसा डालो, और अदरवाइज जो है इक्विटी के म्यूचुअल फंड में पैसा डालो और 5 साल तक रखो, आप बहुत अच्छे रिटर्न कमाओ। थैंक यू। आप जैसे यंग इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है ये समझना कि गोल्ड जैसे डेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करें। सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ला रही है, जहां पर सरकार कह रही है कि अपना गोल्ड हमें दीजिए। गोल्ड में तो इस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सर, आप भी इस राय से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा साहब। आपको गोल्ड में, आपका उम्र में गोल्ड में जरूर निवेश नहीं करना चाहिए। हम लोगों की उम्र में शायद थोड़ा कर सकते हैं, पर आपकी उम्र में नहीं। चलिए, आप काफी यंग हैं, इस समय इक्विटी एज इन्वेस्टमेंट क्लास आपको अप्रोच करना चाहिए। हमारे साथ समीर शाह भी हैं। बताइए समीर जी, आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं क्लियरिंग एजेंट हूँ जी, और पार्ट टाइम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। वेरी नाइस। तो मेरा सवाल एमटेक ऑटो के बारे में है। ओके। 172 का रेट था, तभी ऑटो इंश्योरेंस में सब लोग उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे थे। जी हाँ। तो बहुत से लोग ने निवेश किया होगा और फॉल के टाइम पे वो 40 तक चला गया, तो इस बारे में क्या मतलब करना चाहिए आगे? अब शर्मा जी बताइए, एमटेक ऑटो ये एक ऐसा स्टॉक है जो जिसने सबकी दिवाली खराब कर दी है, ये कहना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, शेयर बाजार में लैंड माइंस भी होती है और गोल्ड माइंस भी होती है। गोल्ड माइन होती है तो सबको अच्छा लगता है, लैंड माइन पे पैर लग जाता है तो बहुत हालत खराब होती है, और इसी के चलते इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग डरते हैं। चीजें मार्केट में या यूं समझ लीजिए बिजनेस में बहुत डायनेमिक है, तो ये बहुत तेजी से चेंज होती है, और अगर आपकी एक भी गलती हो बिजनेस में तो वो आपको मार देती है। पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन और एक्विजिशंस किए थे, इस होप में कि 2014-15 से रिकवरी ऑटो एंसिलरी की चालू हो जाएगी। 1 साल खाली रिकवरी डिले हुई, उसके कारण ये हो गया कि इसका कैश फ्लो मिसमैच हो गया और आपकी लायबिलिटीज आप पूरा करने में सक्षम नहीं रहे, और वहां से जब सेंटीमेंट खराब होते हैं तो शेयर बाजार सेंटीमेंट पे ही चलता है। सेंटीमेंट खराब हुए तो जो शेयर जो है आपको 200 रुपए के आसपास चल रहा था वो 30 रुपए के आसपास आ गया, और कभी कल सेंटीमेंट वापस ठीक हो जाएंगे तो ये वैसे ही बढ़ भी सकता है। लेकिन इस तरह के लैंड माइंस के लिए इक्विटी में जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। कीर्ति जी भी हैं हमारे साथ। कीर्ति जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिलायंस जो पावर है जी, उसके 70 रुपए की बुक वैल्यू है। हाँ जी। और अभी 4 रुपया ईपीएस आई है कंसोलिडेटेड में, और अभी अनिल जी ने प्रॉमिस भी किया है एजीएम में के डिविडेंड देने का, इंटरिम डिविडेंड देने का पब्लिक शेयर होल्डर को। आप एजीएम में गए थे? हाँ, मैं एजीएम में गया था और मैंने सजेस्ट किया था कि अभी नया क्लोज आया है, प्रमोटर अपना डिविडेंड स्किप करे और पब्लिक शेयर होल्डर को 25% शेयर होल्डर को डिविडेंड दे जी। तो अनिल जी ने हाँ तो भरा हुआ है और कोशिश भी करेंगे। तो आपका ओपिनियन क्या है कि इसमें आगे जाके एफडीआई का भी पैसा आएगा, फॉरेन एफआईएस का होल्डिंग बढ़ेगा करेगा, कैसे थोड़ा आप बताएं। देखिए, अगर अनिल अंबानी जी ने प्रॉमिस किया है तो शायद उसमें वो विचार जरूर करेंगे, पर ऐसे जो कंपनीज होते हैं जहां पे एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है और बहुत सारे फंड्स की जरूरत है, वहां पे नॉर्मली डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि कंपनी में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत है। उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पावर सेक्टर में, आपको मालूम है कितना फंडिंग का जरूरी होता है, और उसमें एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होता है। उसके ऊपर बैंक के लोन्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस के लोन्स आते हैं। तो शायद इसीलिए ये कंपनीज जो कैपिटल एक्सपेंशन में जा रहे हैं वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते। रही बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पार्टिसिपेशन की, आई थिंक पावर सेक्टर एज ए होल देयर वर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स। सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि ये सारे रोड ब्लॉक्स दूर किया जाए जल्द से जल्द, और उम्मीद भी है बहुत जल्द कुछ डिस्कॉम को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का डेट लेके कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये सोल्यूशन जैसे ही आएगा, और दूसरी तरफ जो कोल लिंकेजेस, जो पावर क्षेत्र के जो कोल लिंकेजेस है वहां पे भी कुछ दिक्कतें हैं, वो सॉल्व होने की भी बहुत जल्द संभावना है। ये जब सॉल्व होगा तो रिलायंस पावर और बाकी सारे पावर कंपनीज में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से एज ए
शेयर होल्डर आपको उसी का इंतजार करना चाहिए। डिविडेंड तो बहुत ही छोटी बात है। नहीं पड़ी अभी पब्लिक शेयर होल्डर को एक नया क्लोज निकला है, वो हिसाब से पब्लिक शेयर होल्डर को ही देना चाहेगा तो आउटफ्लो कम रहेगा। 4 रुपए के ईपीएस के सामने 0.20% भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए तो मैंने बोला, अनिल अंबानी साहब ने बोला तो जरूर विचार करेंगे, पर ओवरऑल नॉर्मली नहीं करते हैं। चलिए फिलहाल इस नोट पर लेना होगा यहाँ पर एक ब्रेक। आप सबका शुक्रिया आज इन्वेस्टर क्लब में आने के लिए और अपने सवाल हमारे से पूछने के लिए। आप दोनों का भी धन्यवाद आज समय निकालकर इस शो में आने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज इन्वेस्टर क्लब देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।